हेलो एवरीवन, मेरा नाम है केशव। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो से कवर कर रहे थे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ये उसी का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम लोग बैटल ऑफ बक्सर कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ पलासी कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने देखा था किस तरीके से मीर कासिम को बना दिया गया था नवाब और मीर जफ़र जो है रिटायर हो गए थे। तो हम लोग देखेंगे अब मीर कासिम जी बने हैं यहाँ के नवाब, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उनको और किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन। और चाहें तो आप फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल्स को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर वीडियो की अपडेट और साथ में एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मीर कासिम जब नवाब बने बंगाल के, तो क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने चेंज किया, किस तरीके से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं तो मीर कासिम जैसे ही बैठे थे, मीर जफ़र के बाद मीर कासिम जो थे बहुत ही ज़्यादा एबल नवाब थे। ठीक है, ये जो थे बहुत ज़्यादा एबल नवाब थे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा लायक थे, और इन्होंने सोचा था कि हम किसी भी तरीके से कंपनी से छुटकारा पालेंगे, कंपनी से हम लोग अलग हट जाएंगे, हम लोग अपना जैसा एडमिनिस्ट्रेशन था पहले का वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो शिफ्ट किया मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपना कैपिटल को। ठीक है, उन्होंने और क्या काम किया, तो उन्होंने क्या किया कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा चेंज लाया। पहले ब्यूरोक्रेसी आपको याद होगा सिराजुद्दीन दौला का जो बैटल ऑफ पलासी में हुआ था, कि उनके ब्यूरोक्रेट्स नहीं, उनके कोर्ट में रहने वाले इन लोगों ने क्या किया था, उनको धोखा दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि उन सब चीज़ों से सीख लेते हुए कि अब सिस्टम को चेंज करना चाहिए और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं अपने पसंद के ब्यूरोक्रेट्स को लाएंगे, और अपने ब्यूरोक्रेट्स को लाएंगे और जो स्किल्ड हो, इफिशियंस हो, उनको मौका देंगे। ठीक है, तो ये हायरार्की सिस्टम वाले सिस्टम जो थी कि मतलब दादा परदादा से चले आ रहा है, तो वही कोर्ट में काम करेंगे, वही ब्यूरोक्रेट बनेंगे, इन सब चीज़ों को चेंज किया। ठीक है, स्किल्स और जितने भी इफिशियंट थे उन लोगों को थोड़ा मौका दिया, और साथ में ऐसे लोगों को मौका दिया जिन पे भरोसा कर सकें। ठीक है, अगला बात करते हैं, इन्होंने करप्शन को रिमूव करने का बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने काम किया कि रिमूव करप्शन इसलिए क्योंकि इनका रेवेन्यू ऑलरेडी बहुत कम था। आपको पता होगा मीर जफ़र जो थे वो ऑलरेडी कंपनी के अंडर में काम करते थे, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। रेवेन्यू जो कलेक्शन होता था ऑलरेडी बहुत कम होता था, और भी बहुत सारे रीज़न थे, दस्तक थे, पासेस थे, उसके बाद ड्यूटीज़ का कम लगना या फिर नहीं लगना कंपनीज़ के ऊपर, तो बहुत सारे रीज़न। उसके बाद तो नेचुरल कैलामिटीज़ तो अलग होते हैं, जिसके अंदर ड्राउट और फ्लड आना वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सो इन सब चीज़ों के बाद उन्होंने क्या किया, करप्शन भी वहाँ बहुत ज़्यादा था, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया जिसमें रेवेन्यू जो जनरेट होता हो वो इनका मैक्सिमम जनरेट हो सके। ठीक है, उन पर इन्होंने काम किया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया कि इन्होंने क्या किया कि अपनी आर्मी जो थी, अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, कि डिसिप्लिन्ड मॉडर्न आर्मी डेवलप करने की कोशिश की, जिससे क्या हो कि जब कभी भी इन्होंने तो ऑलरेडी सोच के रखा था कि इनको कंपनी के साथ मिल के काम नहीं करना है, इनको पपेट नहीं बनना है कंपनी का, इनको जो है कंपनी से अलग हटना है, कंपनी को उठा करके यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया था कि अपना एक मॉडर्न और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड आर्मी को डेवलप किया था, जो यूरोपियंस का मुकाबला कर सके बहुत अच्छे तरीके से। यूरोपियंस उनकी जो आर्मी होती थी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती थी, एक्सपीरियंस होती थी, और मॉडर्न वेपन्स से लैस होती थी। उनको मॉडर्न वेपन्स यूज़ करना बहुत अच्छे तरीके से आता था। यूँ तलवार और डंडे लेकर के वो लोग लड़ाई नहीं करते थे। ठीक है, तो इन्होंने इन सब चीज़ों पे काम किया एडमिनिस्ट्रेशन। तो बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो ये कर रहे थे, इतने सारे चेंजेस कर रहे थे, तो क्या इनको बैठाया गया था कंपनीज़ के द्वारा ही? तो ठीक है, भले ही मीर जफ़र रिटायर हो गए थे, लेकिन इनको तो बैठाया गया था कंपनीज़ के, तो कंपनी के अंडर में ही थे ये एज अ पपेट। तो इनका जो भी चेंज था, ये चेंज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कंपनी के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी होंगी वो कंपनी के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अब प्रॉब्लम जो भी क्रिएट होते हैं यही कारण बनते हैं बैटल ऑफ बक्सर के। ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, मतलब कि मीर कासिम जो है वो चाहते हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो हो बहुत अच्छा हो, और इतना अच्छा हो कि एक टाइम पे ऐसा आए कि आराम से कंपनी को उठा करके बंगाल से बाहर फेंक सकें। ठीक है, तो ये रीज़न रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी को तो प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होगा। मीर कासिम जी क्या करते हैं कि पपेट बन के नहीं रहना चाहते, ऑलरेडी मैंने बताया पपेट बन के नहीं रहना चाहते। ये चाहते हैं कि इनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन हो और ये इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। तो बिहार के थे, बिहार के अवध। ठीक है, उस टाइम क्या थे कि एक राम नारायण जी हैं, ठीक है, डिप्टी गवर्नर हैं बिहार के।
वो क्या करते हैं कि केस कुछ ऐसा होता है कि राम नारायण जी से पूरा अकाउंट मांगा जाता है बिहार का, कि बिहार में जितना भी रेवेन्यू जनरेट वगैरह होता है उसका आप पूरा डिटेल दीजिए। और डिटेल से होगा यूँ कि रेवेन्यू जो आता था, तो बिहार वाले पार्ट से जो भी रेवेन्यू आता था वो सारा का सारा रेवेन्यू इनके पास पूरा अकाउंट्स होना चाहिए, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, कितना जनरेट हुआ या फिर किसी कारणवश नहीं हुआ, तो पूरा डिटेल, ठीक है। बट ये रिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है, रिफ्यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके और नवाब के बीच रिश्ते ख़राब होते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, इनके और नवाब के बीच रिश्ते ख़राब होते हैं। लेकिन क्या होता है, राम नारायण जी करप्ट होते हैं, करप्ट, और करप्ट किसके लिए, कंपनी के लिए। तो कंपनी इन पे पूरा का पूरा सपोर्ट करती है और राम नारायण जी को कुछ भी नहीं होने दिया जाता है, वो कंपनी इनके ऊपर संभाल लेती इनकी बात। और प्रॉब्लम्स देखा जाए तो दस्तक, ऑब्वियसली मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दस्तक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो वहाँ के नवाब को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता था इस दस्तक के नाम। दस्तक बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ये होता ही पास होते थे, ट्रेडिंग पास होते थे, कि जिनके पास भी ये पास रहेगा उनको ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना है, कोई भी एंट्री फ़ी और एग्जिट फ़ी उनको नहीं देना है, कोई भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का पैसा उनको नहीं देना पड़ता था। कंपनीज़ क्या करती थी, इनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करती थी। कंपनी के ऑफिसर्स, अपना जो कंपनी का ऑफिसर जो होता था वो तो कंपनी के नाम पे तो ट्रेड करता ही था, साथ साथ और क्या करता था कि वो प्राइवेट ट्रेडिंग, जितने भी कंपनी के ऑफिसर्स थे वो अपना प्राइवेट ट्रेड भी करते थे और उनसे ही मैक्सिमम उनका प्रॉफिट आता था, प्राइवेट ट्रेड। तो प्राइवेट ट्रेड जो करते थे उसमें भी इस दस्तक का ही यूज़ करते थे बस। बट बेसिकली नवाब का ऐसा मानना था, नवाब ने ऐसा रूल बना के रखा था कि आप कंपनी को ही छूट दी गई है कि कंपनी अपना ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो पे करते हैं, ठीक है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो पे करते हैं 3000, ठीक है, एनम। तो उतना अगर पे करते हैं तो उस हिसाब से उनको पास दिया गया। लेकिन जो प्राइवेट ट्रेड आप लोग कीजिएगा, कोई भी ऑफिसर अगर प्राइवेट ट्रेड करेगा तो उसके लिए आपको कस्टम ड्यूटी पे करना है। लेकिन वो लोग क्या करते थे कि अपनी कंपनी का तो इसका दस्तक का इस्तेमाल करते थे कंपनी का ट्रेड करने के लिए, साथ साथ क्या करते थे, जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो अपना ट्रेड करते थे प्राइवेट ट्रेड, उसको भी इसी में इंक्लूड कर लेते थे दस्तक के नाम पे, ठीक है। उसके साथ साथ इतना ही से नहीं उनका मन भरा, तो उन्होंने और क्या स्टार्ट कर दिया कि वो क्या करते थे ना कि लोकल जो मर्चेंट होते थे, इंडियन मर्चेंट जो उनके वफादार होते थे, उनको भी प्रोवाइड करते थे दस्तक, उनको दे दिया कमीशन, उनको पैसे पर, ठीक है, इतने कमीशन पर कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लीजिए, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम ये आता था कि रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस होता था, जो नवाब होते थे उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब उनको तो एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना था, आर्मी भी संभाल ली थी, साथ में पूरा का पूरा जनता के वेलफेयर के बारे में पीपल्स के वेलफेयर के बारे में सोचना था। तो इन सब चीज़ों के रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। कस्टम ड्यूटी बहुत बड़ा चंक होता है रेवेन्यू का, तो उसकी वजह से दस्तक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। लोकल मर्चेंट थे, लोकल, और उसके साथ क्या होता था कि जो लोकल मर्चेंट थे उनको बड़ा ज़्यादा अनइक्वल कंपटीशन फील होता था, ठीक है। अनइक्वल कंपटीशन ऐसे फील होता था कि मान लीजिए जो भी वफादार नहीं है ब्रिटिश के, या फिर छोटे मोटे जो लोकल मर्चेंट्स हैं, उन पे क्या होता था कि बर्डन आता था, उनको तो कस्टम ड्यूटी भी पे करना है, उनको टैक्स भी पूरा पे करना है, उसके साथ साथ उनको व्यापार भी करनी है, ठीक है, व्यापार भी करनी है। और आपको एक और चीज़ पता होगा कि वो लोग जो ट्रेड करते थे, तो उस समय ब्रिटिश में क्या होता था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से वहाँ से जो कपड़ा लेके आते थे वो लोग, तो मशीन से बन के आता था और वो थोड़ा सस्ता होता था, ठीक है, और फाइन क्वालिटी भी होता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि यहाँ के जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता, उनका सामान बिकता नहीं था, ऊपर से ट्रेड इतना एकदम रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड था, कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था। तो इन सब चीज़ों की वजह से उनको बहुत, यहाँ के जो भी लोकल छोटे मोटे जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था और कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था, ठीक है। मीर कासिम ने एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक कदम इस सब चीज़ों से रिलेटेड उठाया कि उन्होंने क्या किया कि सारे के सारे ड्यूटीज़ को ही, इंटरनल जितने भी ट्रेड ड्यूटीज़ थे सबको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने से ये फ़ायदा तो इंडियन मर्चेंट्स को बहुत बड़ा मिला, क्योंकि इंडियन मर्चेंट्स के लिए अगर ट्रेड का ड्यूटीज़ ही ख़त्म कर दिया जाए, जितने भी टैक्स लगते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, ट्रेड टैक्स, तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो तो आराम से अपना ट्रेड स्टार्ट करेंगे और ट्रेड बहुत बढ़ेगा। लेकिन इनसे कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। कंपनी को जो लॉस होने वाला, इसकी वजह से कंपनी क्या करती है कि इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जाती है, ठीक है। कंपनी अगेंस्ट ऐसे जाती है कि कंपनी को कभी पसंद नहीं आएगा कि उनका घाटा हो। कंपनी को घाटा नहीं होने की वजह से कंपनी जो डायरेक्ट नवाब को पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। नवाब मना करते हैं कि नहीं, जो है सही है,
ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे जो इंडियन हैं उन लोग को ही प्रॉफिट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि इससे पहले जो जाफ़र जी थे, मीर जाफ़र, वो तो पपेट नवाब थे, उनको बैठाया गया ही था बैटल ऑफ प्लासी के बाद। लेकिन ये जब बैठे थे तो इनके मन में ये था कि हमको पपेट नवाब नहीं बनना है, ठीक है, हमको अगर वक्त पड़े तो हम ब्रिटिश के अगेंस्ट भी जा सकते, कंपनी के अगेंस्ट भी जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। इसकी वजह से क्या होता है कि अब जो है बैटल ऑफ बक्सर की पूरी तैयार हो रही है नींव। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्या होता है कि बैटल ऑफ जो बक्सर होता है वो तो बाद में होता है। उससे पहले क्या होता है कि बहुत सारे सीरीज़ ऑफ वार होते हैं, जिसके अंदर कठवा, मुर्शिदाबाद, फिर उसके बाद गिरिया, फिर उसके बाद सूटी और मुंगेर, ये जो वॉर्स होते हैं रेगुलर, ठीक है, 1763 में सीरीज़ ऑफ वॉर होते हैं जिसके अंदर मीर कासिम जी को हराया जाता है, ठीक है। मीर कासिम बेसिकली जो होते हैं इतने सारे सीरीज़ ऑफ वॉर में हारने के बाद भाग जाते हैं अवध, ठीक है, भाग क्या जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ जाते हैं मदद मांगने के लिए जाते हैं शुजाउद्दौला से, जो उस समय नवाब ऑफ अवध हुआ करते हैं, ठीक। उनसे मदद मांगी जाती है कि ऐसा है कि भाई अब कंपनी वाले जो हैं, पहली बात तो ऑलरेडी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा उनसे लॉस हो रहा था, दस्तक का बहुत मिसयूज़ हो रहा था, ट्रेड में कुछ प्रॉफिट हम लोग को हो नहीं रहा है, और ऊपर से लड़ाई भी अब शुरू हो चुका है, डायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी मदद कीजिए, ठीक है। मुगल एम्पायर थे शाह आलम सेकंड। अब एक अलाइंस बनता है कि शाह आलम सेकंड, ठीक है, उसके बाद शुजाउद्दौला जो अवध से हैं, और मीर कासिम, ये क्या करते हैं कि एक अलाइज बनाते हैं, और अलाइज बना करके ब्रिटिश के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट में अब बैटल होगा। और यही जो बैटल होता है एक पूरा का पूरा अलाइज बना करके, कंबाइंड फोर्स एक तरफ रहते हैं, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, इन तीनों के एक तरफ और कंपनी का एक तरफ। ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर मुगल एम्पायर भी आ चुकी है। मुगल एम्पायर वही मुगल एम्पायर जो पूरा का पूरा इंडिया कैप्चर करके रखे था, ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से और वेस्ट तक। तो यही मुगल एम्पायर, भले ही आलम शाह सेकंड को हम कह सकते हैं कि कैपेबल रूलर नहीं थे, बट फिर भी मुगल एम्पायर की उस समय बात थी, ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है। अब जो बैटल ऑफ बक्सर होगा, बैटल ऑफ बक्सर के अंदर ये आता है कि बैटल ऑफ बक्सर जो होता है 22 अक्टूबर 1764 को होता है, ठीक है। इसके अंदर अलाइड फोर्स होते हैं, एक तरफ पूरा तीनों के तीनों, मीर कासिम, फिर शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, ठीक है, ये तीनों एक तरफ, और एक तरफ कंपनी की तरफ से जो लीड करते हैं वो होते हैं मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है, ये उधर से लीड करते रहते हैं, और एक तरफ कंबाइंड फोर्स रहती है। अनफॉर्चुनेटली कंबाइंड फोर्स हार जाती है, अलाइज जो बने होते हैं वो हार जाते हैं। हार जाने के बाद इतना सिचुएशन खराब होता है कि आप इमेजिन कीजिए, वही मुगल एम्पायर जो पूरा का पूरा इंडिया कैप्चर करके रखती है, वो एक छोटे से कंपनी से हार जाती है, ठीक है। हारने के बाद सिचुएशन ये बहुत ही बेकार क्रिएट होता है कि उन लोग मुगल एम्पायर को भी ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, किसके अंडर आकर के, कंपनी के अंडर आकर। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि कितनी ज़्यादा उन लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी थी, ठीक है, मतलब उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका लड़ने का तरीका कुछ ऐसा था कि मुगल एम्पायर भी वहाँ हार चुकी है, ठीक है, मुगल एम्पायर हार चुकी है। ये बैटल ऐसा था कि इस बैटल से ना ही सिर्फ बंगाल की हार हुई है, ये पूरा का पूरा इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया का पावर जो है अब जा चुका है ब्रिटिश वालों के पास, ठीक है, पूरा का पूरा इंडिया, नॉर्थ इंडिया का पावर जा चुका है ब्रिटिश वालों के पास, ठीक है। अब होता यूँ है कि उसके बाद जब का बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है, तो अब मीर कासिम जी को बोला जाता है कि आप जाइए, अब निकलिए यहाँ से, आपका बहुत ज़्यादा आपने कर लिया राज। अब मीर जाफ़र जी को फिर से री इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, रीस्टोर किया जाता है मीर जाफ़र जी को फिर से 1763 में। अब इनको इंस्टॉल करने का रीज़न ये होता है कि अब तो ये तो बहुत वफादार रहे, अपने टाइम पे बहुत वफादार रहे, वो तो उन्होंने बस पेंशन ले लिया था ना, रिटायरमेंट ले लिया था, बट बेसिकली बहुत वफादार थे, इसीलिए इनको फिर से रीस्टोर किया जाता है। और साथ में कंपनी को इनको रीस्टोर करने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कंपनी क्या करती है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ सम जो है एज ए ब्राइब, एज ए गिफ्ट इनको मिलता है कंपनी को। तो अब ठीक है, उसके पहले एक ट्रीटी साइन होती है। अब तो मीर जाफ़र जी को बैठाया जाएगा
लेकिन एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगस्त में 1765 में होता है, जिसके अंदर नवाब शुजाउद्दीन दौला, ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है, जिसके अंदर शुजाउद्दौला के साथ जो ट्रीटी होती है उसके अंदर ये होता है कि सरेंडर करने के लिए कहा जाता है कि आपको इलाहाबाद और कारा जो है आपको सरेंडर कर देना है शाह आलम सेकंड के पास, ठीक है। उसके बाद उनको 50 लाख रुपए पे करना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि वॉर में जो है इतना खर्चा हो गया तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर बलवंत सिंह की बात करते हैं। बलवंत सिंह जो है बनारस के उस समय जमींदार थे, उनको बोला गया कि उनको आपको पूरा का पूरा छूट देना पड़ेगा, वो आराम से वहाँ के राजा ही, मान लीजिए राजा ही बन जाएंगे वहाँ के, ठीक है। वो सब वफादार हैं। अब देख लीजिए बलवंत सिंह जो है वफादार हैं, ठीक है। अब वफादार होने के बाद उनको कंपनी जो है प्रिविलेज दे रही है, उनको छूट दे रही कि देखो तुम वफादार बने तो आपको जो है कुछ दिलवा दिया गया, बनारस आपको दिलवा दिया गया, ठीक है। फिर बात करते हैं शाह आलम सेकंड की। इनके साथ एग्रीमेंट ये हुआ कि इनको इलाहाबाद में रखा जाता है, इलाहाबाद में आपको रहना है, और आप जो है आप किसके अंडर काम करिएगा भाई, तो अब आप अंडर में आ गए, कंपनी के अंडर में, ठीक है। आप कंपनी के प्रोटेक्शन में रहिए, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से, मतलब कैसे ना वर्चुअली आप इम्प्रिजन हो गए, वर्चुअली एक तरीके से आप जेल में ही आ गए, आपको कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है, आप बस कंपनी के अंडर में ही रहिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ फरमान जारी करने के लिए कहा है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, ये तीनों जगह का दीवानी जो होगा, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन करने का जो सिस्टम होगा वो अब मिल जाएगा किनके पास, अब ब्रिटिश को दे दिया जाएगा, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ल्यू ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ ₹26 लाख, ठीक है। तीसरी बात करते हैं कि प्रोविजन ऑफ ₹63 लाख कंपनी को रिटर्न मिलेगा निजामत फंक्शन के लिए, मिलिट्री के लिए, उसके बाद डिफेंस के लिए, पुलिस के लिए, इमीडिएट और एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस में, ठीक है। ये ट्रीटी साइन होता है, इलाहाबाद ट्रीटी, याद रखिएगा, अगस्त में 1765। अब शाह आलम सेकेंड और नवाब शुजाउद्दौला के साथ ट्रीटी हो गई है, इन लोगों को भी अब साइड कर दिया गया, ठीक है। अब आराम से आप लोग भी आराम कीजिए। अब मीर जाफर को फिर से रीस्टोर किया गया, ठीक। अब मीर जाफर जी को रीस्टोर तो किया गया, लेकिन अब कितने दिन वो चलते, थोड़े दिन बाद वो उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनके जो बेटे होते हैं, इनका नाम होता है निज़ाम उद दौला, ठीक है, वो बनते हैं नवाब, ठीक। इनके नवाब बनने के बाद भी इनसे ट्रीटी साइन की जाती है। ट्रीटी साइन ये होती है कि इनके पास आर्मी रखने का कोई रूल नहीं होता है, आप नवाब बनिए लेकिन आर्मी में आपको नहीं रखना है, ठीक है। 20 फरवरी 1765 को एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई। अब इस ट्रीटी में आपको आर्मी नहीं रखनी है, आपको बस एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, नवाब बने रहिए, आप ही नवाब रहिएगा, आप ही एडमिनिस्ट्रेशन संभालिएगा, लेकिन आपको आर्मी रखनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि एक डिप्टी सूबेदार का पोस्ट क्रिएट किया गया। ये डिप्टी सूबेदार का काम ये होगा कि ये डायरेक्ट होगा कंपनी के अंडर, कंपनी इसको अपॉइंट करेगी और बिना कंपनी के परमिशन के इसको हटाया नहीं जा सकता डिप्टी सूबेदार को। डिप्टी सूबेदार जो है आपके सारे काम को कंपनी की तरफ से देख रेख करेगा। ये डायरेक्टली कह सकते कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि अब निज़ाम उद दौला जी नवाब ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन अब जो है इनके पास कुछ भी सिस्टम में पावर नहीं रही, एकदम सिस्टम की पावर इनसे छीन ली गई है। डुअल सिस्टम अब जो होगा बंगाल में डुअल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। डुअल सिस्टम इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है जो पहले था, इसमें पब्लिक के लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचा जाने वाला है। डुअल सिस्टम 1765 से लेकर 1772 तक रहा, जब तक वॉरेन हास्टिंग नहीं आते हैं, ठीक है। अब जो ये था बैटल ऑफ बक्सर हो गया था ख़त्म। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रियल मास्टर बन चुकी थी बंगाल की। रॉबर्ट क्लिव आते हैं, वो डुअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। डुअल सिस्टम में सिस्टम को थोड़ा समझेंगे, डुअल सिस्टम का मतलब क्या होता है, ठीक है। डुअल सिस्टम जो गवर्नमेंट है रूल दोनों मिलके करेंगे, कंपनी भी रूल करेगी और नवाब भी रूल करेंगे, दोनों के दोनों रूल करेंगे, ठीक है। दीवानी और उसके बाद निजामत, निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दीवानी और निजामत दोनों के दोनों, ठीक है। अब दीवानी सिस्टम मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम और निजामत मतलब पुलिस, जुडिशियल और फंक्शन, दोनों के दोनों कंट्रोल किए जाएंगे। बेसिकली डायरेक्टली कहा जाए तो कंपनी ही कंट्रोल करेगी, ठीक है। डायरेक्टली अगर कहा जाए तो कंपनी ही कंट्रोल करेगी, लेकिन वर्चुअली कहा जाए तो
वहाँ के नवाब। ठीक है, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि नवाब जो है उनको कहा जाता है कि आपका ही सारा कुछ सिस्टम है, आप ही को पूरा कुछ कंट्रोल करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल बेसिकली कौन कर रही है? पूरे की पूरी कंपनी कंट्रोल कर रही है। ठीक है, निजामत सिस्टम अब ऐसे सिस्टम कंट्रोल रहा कि देखिए, कंपनी जो है एक्वायर करती है दीवानी फंक्शन। दीवानी फंक्शन को एम्परर से मिल जाता है कि वहाँ के जो नवाब है या फिर एम्परर है वो उनको दे के रखे हैं कि भैया आपके पास पावर है। जो अभी थोड़ी देर पहले फरमान हुआ था जारी, जिसके अंदर बंगाल, उड़ीसा और अवध का उनको दीवानी सिस्टम मिल गया था, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का उनको पावर मिल चुका था। लेकिन जो निजामत पावर है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है, वो उनको देता था उनका डिप्टी सूबेदार। डिप्टी सूबेदार उनको पावर देता था कि आपको पावर दिया जाता है कि आप आराम से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं, पुलिस, जुडिशियरी, इन सब पे कंट्रोल कर सकते हैं। और दीवानी का मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का उनको एम्परर से तो मिल ही रहा था। तो इस तरीके से डुअल गवर्नमेंट कहने को है, समझिएगा, डुअल गवर्नमेंट तो नवाब भी रहेंगे और कंपनी भी रहेगी, लेकिन रियल मास्टर जो है वो कंपनी ही रहेगी। कंपनी के पास ही दीवानी का भी सिस्टम का राइट है, उनके पास ही एडमिनिस्ट्रेशन का भी राइट है, क्योंकि उन्होंने डिप्टी सूबेदार को तो अपॉइंट किया ही गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों चीज़ों में कंपनी के पास ही पूरी पावर रहेगी। लेकिन जो वहाँ के ये हो गए, क्या बोलते हैं, डुअल सिस्टम में नवाब हो गए, नवाब के पास इनमें से कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, नवाब के पास कुछ भी नहीं, पपेट जो इंडियन रूलर होते हैं हुए, उनके पास कुछ भी नहीं बना। सारा का सारा सुप्रीम पावर जो है कंपनी के पास चला गया। नवाब जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर। ठीक है, लेकिन दोनों चीज़ के लिए डिपेंड होते हैं, फंड के लिए भी और फोर्स के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने साइन किया था कि ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी के अंदर फॉरवर्ड में जो ट्रीटी साइन हुआ उसके अंदर आपको आर्मी नहीं रखना है। अगर आपको आर्मी रखनी है तो कंपनी से बोलना पड़ेगा, कंपनी आपको, जब भी आपको आर्मी की ज़रूरत पड़ी कंपनी आपको आर्मी प्रोवाइड करेगी। फंड की ज़रूरत है, दीवानी कलेक्शन कौन करेगा? कंपनी कलेक्शन करेगी। तो आपको फंड की ज़रूरत है तो कंपनी आपको फंड देगी, उसी फंड में आपको पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। तो समझ रहे हैं आप इस तरीके से ये किस तरीके से डुअल गवर्नमेंट कहने को है, बट रियल मास्टर तो कंपनी के पास ही है। ठीक है, तो उसके अंदर बात करें तो उन्होंने अपॉइंट किया था, अगर देखा जाए तो दीवानी के लिए फंक्शन के लिए कंपनी ने अपॉइंट किया था 2 डिप्टी दीवान्स को, जिसके अंदर उनका नाम है मोहम्मद रज़ा। ठीक है, मोहम्मद रज़ा खान और बंगाल के, और राजा सिताब रॉय बिहार के। ठीक है, वो जो मोहम्मद रज़ा खान थे वो एक्ट करते थे डिप्टी निज़ाम भी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं डिप्टी सूबेदार भी। जो डुअल सिस्टम कह सकते हैं, डुअल सिस्टम इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसके अंदर जो यहाँ के नवाब थे, नवाब तो परेशान थे ही, इमेजिन कीजिए वहाँ के पीपल्स का क्या हाल था। ना उनके बारे में नवाब सोच सकते थे, ना उनके बारे में कंपनी सोचना चाहती थी। नवाब तो मजबूर थे, उनके पास ना पैसे थी ना आर्मी थी, तो वो उनके वेलफेयर के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। लेकिन कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी उनके बारे में सोचना, कंपनी को तो बस मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था। ठीक है, नाइदर कंपनी नॉर द नवाब, उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं सोच रहे थे। और इस तरीके से आपने देखा कि बंगाल किस तरीके से ब्रिटिश ने अपना गवर्नमेंट बनाया एक तरीके से, और कंपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई बंगाल से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बंगाल का एनेक्सेशन देखा। अगले वीडियो में हम लोग मैसूर देखेंगे किस तरीके से मैसूर को ब्रिटिश जो है कब्जा करते हैं, उन पे एडमिनिस्ट्रेशन अपना बनाते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।